कल हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक फिट। और स्ट्रेटेजिक फिट आप लोगों को समझ आ गया था। अब हमने देखना है कि सप्लाई चेन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना जो है वो करना पड़ता है, या वो कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं वाइल अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट। तो इसमें जो चीज आपकी आती है उनमें सबसे पहली जो है वो है डिमांड फ्लक्चुएशन। डिमांड फ्लक्चुएशन से मुराद ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करती है तो आपको ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा कि अपनी सप्लाई चेन को किस तरीके से एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल, कुछ प्रोडक्ट आपकी ऐसी हैं जिनकी डिमांड सडनली इंक्रीज हो जाती है और विद नो टाइम वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हॉलीडेज के अंदर जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। स्कूल की छुट्टियां होती हैं, बच्चों की जो है वो खिलौनों की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह जो है वो होटल्स के अंदर जो है वो जो टूरिस्ट होते हैं उनकी जो है आमद ज्यादा हो जाती है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ जो है वो विजिट करने घूमने फिरने जाते हैं। तो कब ज्यादा कस्टमर आएंगे, कम कस्टमर आएंगे, इस चीज को मैनेज करना, इस चीज को कभी कभार बैलेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। कभी कभार तो आपको शुरू शुरू में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जब आपका बिजनेस रनिंग में आ जाता है तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि किस सीजन में जो है वो कस्टमर ज्यादा होंगे, किस सीजन में कस्टमर कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे आइडिया है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स नए सेशन में कम आते हैं। दे जस्ट लुकिंग फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन हो जाए सब्जेक्ट्स का, तो उसके लिए वो देख रहे होते हैं। एंड आफ्टर दैट, इसके बीच का जो पीरियड होता है उसमें जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो रुझान ज्यादातर नए सेशन की तरफ होता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिमांड जो वेरिएबिलिटी है या डिमांड फ्लक्चुएशंस है, इसको आपने कैसे जो है वो हैंडल करना है। ये अगर आप हैंडल करेंगे तो ही आपको स्ट्रेटेजिक फिट जो है वो अचीव होगा। दूसरा चीज है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम ये होता है कि आप कितनी जल्दी अपने कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं और उसमें कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा है कि जी आपने एक ऑर्डर दिया और आपको बताया कि जी वो ऑर्डर 3 दिन में आप तक पहुंचेगा, बट ड्यू टू वेदर कंस्ट्रेंट्स या कोई भी अनफोर्सीन डिलेज आपका वो टाइम 3 से 5 दिन पे शिफ्ट हो गया। आपको कहा 3 दिन का गया था, लेकिन आपको रिसीव जो आपका प्रोडक्ट है वो 5 दिन में हुआ। ये लीड टाइम आपकी गलती की वजह से नहीं है, ये अनफोर्सीन डिलेज की वजह से हुआ है। लेकिन क्या कस्टमर को इससे कोई कंसर्न है? हो सकता है कोई एक आधा कस्टमर जो है वो उसके कंसर्न शो करे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो नहीं शो करती। इवन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि लीड टाइम के अंदर अगर वो अपनी प्रोडक्ट डिस्पैच ना करें या प्रोडक्ट डिलीवर ना करें तो बाज़ औक़ात वो फ्री डिलीवरी कर जाते हैं, ताकि कस्टमर को वही कंपनसेट कर जाए और कस्टमर जो है वो आगे किसी दूसरे को कंप्लेन ना करे कि नहीं यार, ये तो टाइमली प्रोडक्ट ही नहीं प्रोवाइड करते। तो इस लीड टाइम को कैसे मैनेज करना है, इस लीड टाइम को मैनेज करने में बड़े फैक्टर्स आते हैं जो हम आगे जाके भी देखेंगे। तो ये लीड टाइम जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो कंपनी के लिए बन जाता है कि अगर आपने स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करना है तो आपको स्ट्रिक्टली जो है वो लीड टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जब तक ये मैनेज रहेगा तब तक मामला जो है वो आपके ठीक रहेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट वैरायटी। आप एक ही किस्म की प्रोडक्ट के साथ जो है वो ज्यादा देर तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। बट ये भी आपको देखना है कि अगर आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लेके आ रहे हैं तो उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो आपने किस तरीके से मैनेज करना है अपनी सप्लाई चेन में। फॉर एग्जांपल, एक कार बनाने वाली कंपनी है, तो कार बनाने वाली कंपनी जो है वो सिर्फ आपको एक ही तरह की कार्स प्रोवाइड कर रही है। एक दूसरी कंपनी है, वो क्या करती है, वो आपको मुख्तलिफ वैरायटी यानी कि कस्टमाइज्ड कार डिजाइन करके देती है। कस्टमाइज्ड मीन आप अपनी मर्जी से जो है वो कार का इंटीरियर डिजाइन करा सकते हैं, अपनी मर्जी से उसका कलर दे सकते हैं, उसको जो है वो कुछ एडिशनल फीचर्स उसमें ऐड करवाने हैं वो आप कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी आपकी आएगी, इस वैरायटी को मेंटेन करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि कंटिन्यूसली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेसरीज उसके पास अवेलेबल रहनी चाहिए।
उसे पता होगा कि होना चाहिए कि मेरे कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस तरह की डिमांड कर सकते हैं, या इस तरह का आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो लोग जो है, आपको याद होगा ये कुछ बीच में, शायद लड़कियों को तो ना पता हो, लड़कों को पता हो, कि कुछ साल पहले एक ट्रेंड आया था कि हर कोई अपनी बाइक्स के ऊपर जो है ना, वो पता नहीं अजीब अजीब से स्टिकर्स लगवा रहे थे। बाइक्स की जो टंकी होती थी उसके ऊपर जो है ना अजीब तरह का स्टिकर, किसी ने नाम लिखवा लेना है, किसी ने ड्रैकुला बना लेना है, किसी ने जो है वो कोई फायर का निशान बना लेना है। तो ये बड़ा ट्रेंड आया था। तो हर किसी के पास ये कोशिश होती थी कि जब हमारे पास कोई कस्टमर आए तो हम उसको ये भी चीज दिखाएं कि ये भी आप लगाएं तो ये भी अच्छा लगेगा। अब तो वो ट्रेंड काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन वो ट्रेंड था। तो आपके पास प्रोडक्ट वैरायटी होनी चाहिए, तभी आप जो है वो कस्टमर के साथ जो है वो मीट कर सकेंगे। जब एक कस्टमर को पता होगा कि यार अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मुझे ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इससे आपका स्ट्रेटेजिक फिट अचीव होगा। लेकिन जब एक कस्टमर को डाउट होगा कि यार पता नहीं इनके पास ये चीज, मैंने लास्ट टाइम वो चीज पता की थी तो वो उनके पास नहीं थी, पता नहीं ये भी होती है कि नहीं होती, चलो किसी और जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं। तो प्रोडक्ट वैरायटी को मेंटेन करना, ये बड़ा जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद सप्लायर रिलेशंस या सप्लायर रिलायबिलिटी। सप्लायर रिलायबिलिटी ये बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका सप्लायर जहाज है तो बस आपका बिजनेस गया, फिर छुट्टी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑर्डर आ गया है और उसके लिए रॉ मटेरियल आपको टाइमली चाहिए, लेकिन आपका जो सप्लायर है वो अननेसेसरी डिले कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रोडक्ट टाइमली, जो लीड टाइम दिया उसमें आप प्रोवाइड कर पाएंगे? आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो लीड टाइम के अंदर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीड टाइम जो है वो आपका डिस्टर्ब कर दिया आपके सप्लायर ने। तो इस सप्लायर को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, सप्लायर को किस तरीके से रिलायबल बनाना है, या किस तरीके से रिलायबिलिटी इंश्योर करनी है सप्लायर रिलेशंस में, वो भी एक चैलेंज होता है आपको स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करने में। जो लोग कारोबार को समझते हैं या छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, वो लोग इस बात को बड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ। मेरा मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। मेरे सप्लायर इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज हैं, आईएसपीज हैं। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट ही सही नहीं देंगे, वो सही तरीके से जो है वो, या सही क्वालिटी का सही स्पीड में इंटरनेट नहीं होगा, या इंटरनेट आ ही नहीं रहा होगा, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कनेक्ट विद यू? इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं जो है वो टाइमली क्लासेस ले पाऊं, या जो लीड टाइम हमने रखा है सिलेबस का वो पूरा कर पाए? आप आंसर करें ना बच्चे, आप तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करें क्लास में, फिर समझ आएगी ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो सप्लायर, आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे ऐसा सप्लायर चाहिए, ऐसा रिलायबल सप्लायर चाहिए जो कंटिन्यूसली मुझे इंटरनेट की सप्लाई जो है वो उसको इंश्योर करे। तो ये चीज जो है ये भी आपके स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करने में जो है वो रोल प्ले करती है। अच्छा, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, इकोनॉमीज ऑफ सेल स्केल, सॉरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या है? कोई बच्चा जानता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है? एनीवन? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब आप मैक्सिमम अमाउंट में या बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है? लो हो जाती है। ऐसे ही जब आप होल सेल में एक बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको जो बेचने वाला होता है वो भी आपको जो है वो क्या कहता है, चले ये आपको मैं डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट एक ही दफा में बड़ी क्वांटिटी में निकल रही होती है। तो वो इतना जो है वो मार्जिन आपको दे के अपना जो है वो प्रॉफिट निकाल लेता है। इसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ सेल्स के। पर जितने भी आप क्या कहते हैं लार्ज अमाउंट में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो पर गुड, पर प्रोडक्ट आपकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी लो हो जाएगी। अब एक बिजनेस है, दो बिजनेस हैं बुटीक के। एक बिजनेस बेचारे ने बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, 10-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और एक बिजनेस है जो इकोनॉमीज ऑफ सेल, मतलब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है उनकी। अब जो
10-20 लाख रुपए की जो इसने इन्वेस्टमेंट की है, जाहिर सी बात है उसने अगर एक ड्रेस 50,000 का लिया है, और दूसरा जिसकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उसने भी 50,000 का लिया है लेकिन बल्क में लिया है, अब वो जो छोटे बिजनेस है वो 50,000 का 49,000 में सेल कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको तो नुकसान हो जाएगा, मतलब उसने 50,000 का लिया, 49 में सेल कर रहा है, तो उसको तो सीधा सीधा नुकसान। वो तो कहेगा मैं 55 में सेल करूंगा, तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जो एक प्रोडक्ट के ऊपर पर प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम करने पे। लेकिन जो बल्क में काम कर रहा है, जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उसे हो सकता है कि वही ड्रेस 50,000 का जो है वो 40 में पड़ा हो, उसे 40,000 में मिला हो। उसने 1,000 ड्रेस उठाए हो या 100 ड्रेस उठाए हो, उसे 40,000 में पड़ गया। तो वो तो फिर क्या होगा, वो तो 48,000 में भी बेच देगा, तो उसे 8,000 का फिर भी फायदा हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. कुनैन बेटा ये उसी में आएगा, ये स्कीम आपने नेयर पेयर से सीखी है। उसमें वो प्रेसेस भी डालते हैं कि एक एक ऐसे 1,500 का 5 ऐसे जो है वो 5,000 के 2 प्रेसेस मिला के 5,000 में सारा काम आपका जो है वो हो जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ये आपको समझ आ गया बच्चे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे चैलेंज है, कि किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ कंपीट करेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो किस तरीके से आपको जो है वो इनका मुकाबला आपने करना है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो टाइमली ना हो तो भी मसले मसाइल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग टाइमली ना हो तो भी मसले होते हैं, और अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग गलत हो तो भी मसले होते हैं। पहले टाइमली ना हो, मिसाल के तौर पे मुझे मैं ऑर्डर ऑर्डर ले रहा हूँ, मुझे ऑर्डर है कि जी हमें जो है वो 10 पिज्जा चाहिए, तो टाइम मैंने दे दिया 1 घंटे का कि 1 घंटे में आपको डिलीवर हो जाएंगे। अब वो जो ऑर्डर है आगे जहां पे प्रोडक्शन होनी है उनको मैंने 5 मिनट लेट दिया। अब वो 5 मिनट लेट दिया तो डेफिनेटली उन्हें तैयारी करने में, उसको बेक करने में, उसको पैक करने में और फिर डिलीवर करवाने में ऑब्वियसली टाइम चाहिए। मेरे सिर्फ 5 मिनट लेट करने से क्या हुआ, सारा प्रोसीजर जो है वो डिले का शिकार हो गया। सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग में थोड़ा सा मैंने डिले किया। फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्लियर नहीं होती बाजुकात लोगों की, बाजुकात अंडरस्टैंडिंग का इशू हो जाता है, बाजुकात अगले की बात आप समझ नहीं पाते, बाजुकात ये होता है कि मैं कुछ क्या बात समझ नहीं, मुराद यही ना कि मैंने कुछ बात कही, आपने उससे कुछ एज्यूम कर लिया। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग में इशू होता है। और बाजुकात मिस इंफॉर्मेशन जो होती है ना, या गलत एक्सपेक्टेशंस जो आपकी होती हैं, वो भी आपके लिए मसले मसाइल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि कोविड के दिनों में क्या हुआ कि चाइना में कोविड फैला, तो सारे मुल्कों में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, तो पाकिस्तान में भी आना था। लेकिन ये इंफॉर्मेशन बिजनेस कम्युनिटी तक लोगों ने नहीं पहुंचाई, रिटेलर्स ने डिमांड नहीं की, तो उनको पता ही नहीं चला कि यार ये जो हमारे पास सडनली इतनी डिमांड आएगी कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ, जब कोविड आया तो वही हुआ, शॉर्टेज होगी मास्क की, वो पूरे नहीं हुए, तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे पड़ा, लोगों पे पड़ा। फिर इसी तरह गलत इंफॉर्मेशन शेयरिंग में ये होता है कि कोविड सारी जिंदगी तो नहीं रहना था। लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि जी एक आदमी जिसका पहले एक बॉक्स सेल होता था मास्क का, उसने कहा कि यार ये तो बड़ी डिमांड है, उसने 100 मास्क के पैकेट जो है वो ऑर्डर कर दिए। वो दुकानदार जिस डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से खरीदता था, पहले वो सिर्फ उससे 10 बैग खरीदता था, अब उसने 100 खरीद लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने समझा कि यार ये तो बड़ी डिमांड बढ़ गई है। वो डिस्ट्रीब्यूटर पहले मैन्युफैक्चरर से 1,000 बैग मंगवाता था, उसने 10,000 मंगवा लिए। अब वो जो मैन्युफैक्चरर था, उसने कहा यार पहले तो ये 1,000 बैग लेता था, अब ये 10,000 ले रहा है, इसका मतलब है डिमांड बढ़ गई है। तो वो जो मैन्युफैक्चरर था वो पहले 10 लाख बैग्स बनाता था, अब उसने 1 करोड़ बैग बनाना शुरू कर दिया। बट हुआ क्या, हुआ ये कि कोविड 2 मंथ में सपोज खत्म हो गया, जो दुकानदार था उसके 5 बॉक्स सेल हुए, जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके सिर्फ 5,000 बॉक्सेस सेल हुए, और जो मैन्युफैक्चरर था उसके सिर्फ 50 लाख बॉक्सेस सेल हुए।
अब हर किसी का आधा आधा जो मटेरियल है वो पड़ा है और वो सेल नहीं होना। वो सेल कैसी होगा? अब तो डिमांड खत्म हो गई है, कोविड चला गया। अब देखा किसी को मास्क लगाते हो? कुछ कोई 100 में से कोई एक बंदा लगाता होगा मास्क, वरना कोई नहीं लगाता। अब वो जो आपका एडिशनल मटेरियल जो आपकी शॉप में पड़ा है, जो आपके बिजनेस में पड़ा है, जो आपके वेयर हाउस में पड़ा है, वो आपके ऊपर एक परमानेंट लॉस की सूरत में पड़ा है। आपका पैसा वो जो आपने वहां पर लगा दिया, वो किसी और चीज में लगा सकते थे, किसी और फ्रूटफुल काम में लगा सकते थे। अब वो पैसा आपका वेयर हाउस में पड़ा, मास्क जा तो कहीं नहीं रहे, बट वो मास्क 10 साल में सेल हो, वो 5 साल में सेल हो, वो 6 साल में सेल हो, कोई नहीं पता। तो ये गलत इंफॉर्मेशन शेयरिंग से जो है वो ये वाले मामला भी होते हैं। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग सही होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, तो ही आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, सही तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी या कस्टमर तक पहुंचेगी, या आपको जो है वो फायदा होगा स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करने में। उसके बाद आपकी ग्लोबल जो फैक्टर्स होते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स ये बड़ा जो है वो रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूसली दुनिया में जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, फलस्तीन इसराइल का जो इशू एक तोल पकड़ गया, इसकी वजह से दुनिया जो है वो बाईपोलर हो गई है। एक रशियन चाइनीज ग्रुप बन गया है जो कि फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, एक मुस्लिम ब्लॉक है वो भी फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरा ब्लॉक है जो यूरोपियन, वो जो है वो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। इसकी वजह से बहुत सारी चीजों पे जो है वो असरअंदाजी हो रही है, लाइक ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाहर से अपने डिस्ट्रीब्यूटर होल सप्लायर से मंगवाते हैं, उसके चार्जेस आपको ज्यादा पड़ेंगे। आपकी शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होने से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है ना? जो दुनिया में मामला हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका स्ट्रेटेजिक फिट अचीव होगा नहीं होगा, इसमें ग्लोबल फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं। आपने ऑर्डर पकड़ा हुआ है कि जी मैंने ये चीज आपको बना के देनी, सडनली सडनली क्या हुआ, सडनली ये हुआ कि कोविड की वजह से तमाम मुल्कों ने जो है वो लॉकडाउन लगा दिया है, वो कर दिया है कि कोई हमारे मुल्क में नहीं आएगा, ना हम किसी के मुल्क में जाएंगे। अब जब तक वो लॉकडाउन खत्म नहीं होते, जब तक वो ट्रेवल बैरियर्स खत्म नहीं होते, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। जो आपका कस्टमर था वो भी कहेगा भाईजान मुझे तो टाइम पे प्रोडक्ट चाहिए थी, अब क्या फायदा मुझे प्रोडक्ट भेजने का 6 महीने बाद, तो मेरा ऑर्डर कैंसिल। आपका बिजनेस नुकसान में चला जाएगा। वो जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा था वो सप्लायर वापस नहीं लेगा, वो कहेगा जी पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट की डिलीवरी, पेमेंट की जो है वो रिकवरी, रिटर्न कोई नहीं है, अब आप जाने आपका काम क्या है। हर कोई इफेक्ट होता है, हर कोई लोकल बिजनेस भी इफेक्ट होते हैं, और जो छोटे बिजनेस भी और बड़े बिजनेस इक्वली जो है वो इफेक्ट होते हैं। लोकल बिजनेस भी आपके इसी तरह से इफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे कोविड की वजह से मैंने जैसे बताया लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन की सूरत में कोई शख्स घरों से बाहर नहीं निकल सकता था। जब आप घरों से बाहर नहीं निकले तो फिर वही बंदा चाहे आपका लाहौर में रहता है या वो बंदा आपके लिए पेरिस में रहता हो, एक ही बात है। जब आप आ जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके जो है वो स्ट्रेटेजिक फिट को जो है वो अचीव करने के रास्ते में रुकावटें हैं। एक आखिरी चीज, टेक्नोलॉजी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, आपने अपने आप को डिजिटलाइज नहीं किया, इफ यू आर फार बिहाइंड योर कंपेटिटर बोथ इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, वुड डू यू थिंक कि आप जो है वो उसके साथ कंपीट कर पाएंगे? आप उसके साथ कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। आप देख लें, इंडिया के अंदर यूपीएससी, इंडियन सिविल सर्विसेज का, आप उनकी वेबसाइट का विजिट करें एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद एफपीएससी वेबसाइट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एफपीएससी के एमपीटी के लिए अप्लाई किया होगा, बाकी चीजों के लिए अप्लाई किया होगा। बंदे को मौत पड़ जाती है एफपीएससी की वेबसाइट को यूज करते हुए, ना वहां पे सही तरीके से पिक्चर्स अपलोड होती है। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, दुनिया में हाई रेजोल्यूशन कैमरास आ गए हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर आ गई है। अब उन्होंने अपलोड की अमाउंट भी जो है वो इंक्रीज कर दी है कि आप 25 MB तक, 30 MB तक, 50 MB तक, 100 MB तक की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। हमारे आज भी 25 KB 20 KB से ऊपर काम नहीं जाता। ये वो दौर था जब
2005-6 जब केबीज में बड़ा डाटा होता था, जब केबीज की बड़ी डिमांड होती थी कि केबी बड़ा डाटा कंसिडर किया जाता था, तब की बात होती थी। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, इनोवेट हो गई है, हमारे जो है अभी तक भी 20-25 केबी पे बैठे हैं। और वो 20-25 केबी जो है वो सबसे बड़ा बच्चों के लिए मसला ये होता है, उन्हें ये करना नहीं आता कि पिक्चर अपलोड कैसे करनी है। फिर अप्लाई प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अननेसेसरी चीजें जिनको आप निकाल सकते हैं, मतलब जिनकी जरूरत कोई नहीं है, उनको आप खत्म करें। सिंपल सी एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाएं जिसमें एक ही पेज हो, बार बार आपको प्रोसीड ना करना पड़े, सिंपल सा पता हो कि ये फॉर्म फिल करना, पूरा फॉर्म एक ही दफा फिल हो, उसके बाद आगे पे खुद ही नीचे ऑप्शन आ जाएगी जी प्रोसीड, नेक्स्ट नेक्स्ट जाए, वहां फीस की इंफॉर्मेशन डालें, आगे जाके अपना जो है वो काम डालें। तो ये यूपीएससी की वेबसाइट के साथ कंपेयर करेंगे, इंडियन वेबसाइट इज क्वाइट फ्रेंडली। इवन वो भी अच्छी नहीं है, बट पाकिस्तान की निस्बत बेहतरीन वेबसाइट है। तो ये सिविल सर्विसेज का हाल है। आपकी जो प्रीमियर, जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान की प्रीमियर सर्विसेज है, उनकी वेबसाइट, उस इदारा, वो इदारा जो उनका उनको रिक्रूट करता है, उसकी वेबसाइट का ये हाल है। आप वहां पर जब सीएसएस के पेपर्स के लिए अप्लाई करेंगे ना, जब आप अपने डिग्रीज के अपनी क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसमें, तो आपका तरतीब ये होती है कि पहले आपने मोस्ट रिसेंट एजुकेशन पहले, फिर उसके बाद उससे नीचे आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो फिर ऊपर नीचे हो जाती है। आप फिर उसको दोबारा से बेचारे जो है वो सही कर रहे होते हैं, फिर ऊपर नीचे हो जाती है इंफॉर्मेशन। लिखते आप नाम जो है वो अली है, और निकलता जो है जब आपका नाम छप के आता है तो वो आलिया बन जाता है। आप कहते हैं मैंने तो अली लिखा था, आलिया किधर से होगी। ये हिसाब किताब पाकिस्तान की जो है वो वेबसाइट में होता है, फोटो की जगह कुछ और ही लिख के आ जाते हैं। और नहीं, हर हर पार्ट में मसला है टेक्नोलॉजी। डॉक्टर ले ये किसी के पास भी नहीं है, इसको आप अभी लेक्चर्स के ऊपर रिलाई करें। टेक्नोलॉजी तो बच्चे ये सारे फैक्टर्स आपको समझ आ गए कि स्ट्रेटेजिक फिट अगर अचीव नहीं होता तो आपके ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से आपका स्ट्रेटेजिक फिट अचीव नहीं होता। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द लेक्चर्स, अंडरस्टूड द लेक्चर, कि कितने लोगों को समझ आ गया ये। अगर ये पेपर में सवाल आ जाए कि व्हाट आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन ऑर्डर टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट, तो क्या आप उसको लिख पाएंगे अब, डिफाइन करके स्ट्रेटेजिक फिट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक फिट के पार्ट्स कौन से होते हैं, और चैलेंजेस उसके रास्ते में कौन कौन से हैं। चले जी। अब बच्चे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ये है कि सप्लाई चेन कॉस्ट क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। आप इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को इस तरीके से समझें। लीड टाइम बेटा, जिस टाइम में आपने, जितना टाइम आपको दिया जाता है काम करने के लिए, उसको लीड टाइम बोलते हैं। इस चैप्टर को आप इस तरीके से पढ़ें, या इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ें कि ये आप एक तरह से बिजनेस सीख रहे हैं, कि अगर आपको खुद कभी बिजनेस करना पड़े तो आपको पता हो कि अगर मैंने बिजनेस कामयाब करना है तो मैंने इन चीजों को जो है वो लाजमी मैनेज करना है। तो आपकी जो सप्लाई चेन कॉस्ट है, उससे क्या मुराद है। सप्लाई चेन कॉस्ट मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट को इनिशियल स्टेज से लेकर कस्टमर के हाथ तक पहुंचाने तक, कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट को पहुंचाने तक जितने अखराजात बर्दाश्त करते हैं वो आपकी सप्लाई चेन कॉस्ट है। मुझसे किसी ने प्रोडक्ट खरीदी, सपोज आप लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट खरीदी है, मैंने अपने घर से, अपनी लोकेशन से, अपनी प्लेस से, अपने वेयर हाउस से, अपने ऑफिस से वो चीज आपको डिलीवर करनी है आपके घर में। तो इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग प्रोसेस, जो भी अखराजात होंगे वो क्या होगी, मेरी सप्लाई चेन की कॉस्ट होगी। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे माइंड में ये माइंड मैपिंग कर चुके होंगे या सोच चुके होंगे कि इस प्रोसीजर में कौन कौन सी कॉस्ट पड़ सकती है। लेट मी चेक कि आप लोग बताएं कि कौन कौन सी कॉस्ट पड़ती होगी सप्लाई चेन, जब हम मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, तो इस सारे प्रोसीजर में किस किस्म की कॉस्ट आपको पड़ सकती होगी। एग्जैक्टली, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेरी गुड। डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इसके अलावा एम्प्लॉय, एग्जैक्टली एम्प्लॉय के पैसे, पैकिंग कॉस्ट, स्टोरेज, एग्जैक्टली स्टोरेज की कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। लेबर कॉस्ट,
यार आप लोग तो सारे बिजनेसमैन बन गए। ये तो मतलब, ये ये देखें, ये है इस सब्जेक्ट को रखने का फायदा, कि एटलीस्ट आप लोग चीजों को पिक कर रहे हैं और अपना माइंड लगा पा रहे हैं। हमेशा वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप अपना माइंड लगा पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो खुद से कि यार इस तरह से हो सकता है, वो आपकी नेचर को सूट करता है और उस सब्जेक्ट में फेलियर के चांसेस बड़े कम होते हैं। अब ये सारी चीज हम पढ़ रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में होती है, हमने लोगों को करते हुए देखा या खुद किया। अब हम देखेंगे कि सप्लाई चेन में किस तरह की कॉस्ट हमें पड़ सकती है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आपका रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीन खरीदनी है, ठीक है, आपने इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, लेबर को लेके आना, ये सारी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस पड़ेंगे आपको, इवन अगर आप गैस के ऊपर बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो गैस चार्जेस पे करने, अगर आप कोल के ऊपर बना रहे हैं तो कोल चार्जेस। ये सारे के सारे मामला आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में पड़ेंगे। रॉ मटेरियल परचेज से लेके लेबर जो उस पर काम करेगी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, सारी की सारी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। नंबर टू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आएगा कि आपने अपने प्रोडक्ट को शिपिंग करने के लिए, उसे डिलीवर करने के लिए, उसे कार्गो करने के लिए आपको कौन जो भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज करना होगा, उसके लिए आपको ऑब्वियसली फ्यूल भी चाहिए, डिस्टेंस भी मैटर करेगा। तो उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, ये मैटर करती चीज। एक मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोग इस तरीके से भी कम करते हैं कि अगर मैंने लाहौर मॉडल टाउन से मैंने जाना है कैंट, तो मुझे ये देखना होगा कि कैंट जाने के लिए कितने रास्ते हैं मॉडल टाउन से, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, जहां पे टाइम भी कम लगेगा, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगी, और मुझे जो है वो फायदा हो जाएगा। मतलब अगर मुझे 2 रुपए भी बच जाते हैं इस प्रोसीजर में, 10 रुपए भी बच जाते हैं, तो मेरे लिए बड़ी बात है, अगर मैं इस तरीके से बचा रहा हूं। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई रास्ता शॉर्ट है बट वहां पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा होगी, तो क्या वहां पर जाना मेरे लिए फायदेमंद होगा? वो भी फायदेमंद नहीं होगा। वहां पर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो अपनी कम कर ली है, लेकिन वो भी आपकी बढ़ जाएगी जब बार बार आप ट्रैफिक में फंसेंगे आगे पीछे, तो वो भी आपकी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका लीड टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने हर फैक्टर को माइंड में रखना है कि अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचानी है तो मुझे लीड टाइम का भी ख्याल रखना है कि लीड टाइम कहीं ना बढ़ जाए। तो ये सप्लाई चेन की कॉस्ट होती है जो आपको मैनेज करनी है, जो आपके ऊपर पड़ती है, और आपको इसको बर्दाश्त करना है और किस तरीके से मैनेज करना है ये आपने देखना होता है। उसके बाद इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट ये होती है कि आपने मिनिमम कितना इन्वेंट्री, कितनी कैपेसिटी में माल अपने पास स्टोर करके रखना है। मिसाल के तौर पे मेरे जो है वो मेरे पास कस्टमर आते हैं, सपोज मेरी प्रोडक्ट खरीदते हैं डेली बेसिस पे, 5 से 7 प्रोडक्ट्स मेरी परचेज होती है। तो आपके ख्याल में मुझे मिनिमम इन्वेंट्री अपनी कितनी रखनी चाहिए, जिससे अगर मैं कभी भी डिले ना कर, 10 एग्जैक्टली कभी भी मैं डिले का शिकार ना हूं, इन केस अगर कस्टमर ज्यादा भी आ जाते हैं। हर चीज की कॉस्ट आएगी, हर चीज की जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है बेटा इसमें काउंट होगी। मेरी मिनिमम इन्वेंट्री होगी 10। अगर मेरी सेल 5 से 7 गुड्स होती है, तो मुझे कम से कम 10 प्रोडक्ट्स अपनी शेल्फ पे रखनी है। ये मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट को मैनेज करेगी। बट मैं रखता हूं 25, सेल मेरी सिर्फ 5 या 7 गुड्स की है, मैं रख रहा हूं इन्वेंट्री में 25 चीजें, तो क्या ये एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं मेरे ऊपर पड़ रही? मतलब मुझे उसको वेयर हाउस में रखना है, वेयर हाउस की कॉस्ट पड़ेगी। अगर वो प्रोडक्ट सेल ना हुई, उसकी कॉस्ट पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन खत्म हो रहा है और मैंने एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जैकेट्स, लेदर जैकेट जो है वो डिमांड उसकी जो है वो इन्वेंट्री में ले आए हैं। अब आपको पता है हर सीजन के बाद ट्रेंड चेंज होता है, लोग पुराने ट्रेंड की चीजें जो है वो नहीं पहनते, नए ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। तो वो जो मैंने इतनी ज्यादा इन्वेंट्री लेके रख ली, पैसे का भी वेस्टेज हुआ, सेल भी अब नहीं हो रही, और मुझे एक्स्ट्रा जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि वेयर हाउस की कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त करना पड़ गई। और वेयर हाउस में सिर्फ आपने चीजें नहीं रखनी, वेयर हाउस की सिक्योरिटी के लिए गार्ड भी चाहिए।
तो ये आपको कॉस्ट पड़ जाती है। उसके बाद हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडलिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? हैंडलिंग कॉस्ट होती है कि आपका जो मटेरियल है उसको लोड करते हुए अनलोड करते हुए आपको बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। आप एलईडीज को लोड कर रहे हैं, लेबर आपकी जहाज है, लेबर ने क्या किया, एक एलईडी नीचे गिरा के तोड़ दी। अब वो किसके पेटे पड़ेगी? वो किसके खाते में जाएगी? वो आपके खाते में जाएगी। वो किसी और के किसी और का नुकसान नहीं, लेबर उसे अपने सर पे नहीं लेगी, वो आपका नुकसान होगा। आप शीशे को जो है वो लोड अनलोड कर रहे हैं, बड़े बड़े उनके ग्लासेस होते हैं, छोटे नहीं होते, बड़े बड़े ग्लास होते हैं जिनको फिर काट के छोटे छोटे पीसेस में किया जाता है। लेबर की मिस हैंडलिंग की वजह से या आपका उतारने का तरीका, अनलोड करने का तरीका जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो आपके लिए मसला हो जाएगा। आपने देखे हैं वो जो सीमेंट के पाइप्स होते हैं जो सीवरेज लाइन में डालने के लिए होते हैं, उनको उतारने का एक खास तरीकाकार होता है। नीचे बकायदा से टायर रखते हैं पहले रोड के ऊपर, फिर उस टायर के ऊपर फेंक के फिर उसको जो है वो नीचे उतारते हैं ताकि वो नीचे गिर के टूट ना जाए। अगर कोई बंदा हो फारग, उसे पता ही ना हो कि उसको उतारते कैसे हैं, उसने तो सीधा ही आराम आराम से जमीन पे उतारना, जैसे वो रोड पे गिरा उसने टूट जाना, या क्रैक आ जाएगा उसके ऊपर, नहीं टूटेगा नहीं तो कम से कम क्रैक जरूर आ जाएगा। तो ये हैंडलिंग कॉस्ट आपको जो है वो बाजुकात जो है वो क्या कहते हैं, महंगी पड़ जाती है। आप में से जो बच्चे यहाँ पर आजकल ये इस तरफ अ, आपने देखा होगा रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो उन ब्रिजेस के जो पार्ट्स हैं उनको लेके जाना, उनको फिट करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको एहतियात से लेके जाना कि कहीं वो गिर गिर ना जाए, इम्बैलेंस होके टूट ना जाए, अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। वो सारी चीजों पे आपकी कॉस्ट लगती है। जो कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्टर उस चीज की जिम्मेदारी लेगा कि हम इसको हैंडलिंग करेंगे, तो फिर आपको उसको चार्जेस भी अच्छे खासे पे करने पड़ते हैं। वो फिर हैवी मशीनरी लेके आता है और बड़े तरीके से जो है चीजों को लोड अनलोड करते हैं। तो ये कॉस्ट भी आपके बिजनेस के अंदर पड़ती है। ये रोड आजकल बन रहे हैं, इसकी खास वजह, इसकी कोई खास वजह नहीं, इसकी वजह सिर्फ यही है कि रोड के ऊपर जो है वो अननेसेसरी रश जो है वो उसको कम किया जाए, ट्रैफिक कंजेशन जो है वो, ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, बस और कोई वजह नहीं है। बाकी कौन सा उधर से मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो है वो जनाजा जाना है, ठीक है, वहां से तो सड़क सिर्फ इसी वजह से बनती है। उसके बाद बच्चे आगे आ जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ ही जो है उसको डाल लें। इसके बाद बच्चे आपकी आ जाती है रिटर्न। ये वाली जो कॉस्ट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न कॉस्ट, बाजुकात लोग क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट खरीद के उसको जब वापस कर देते हैं तो वो आपके लिए मसले मसाइल बनते हैं। आपको, आपने जो पैसा उनसे लिया होता है उस पैसे को आप किसी दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो 2 दिन बाद कस्टमर आ जाता है कि भाईजान मेरे पैसे वापस कर दे, मैंने नई चीज लेनी। ये चीज जो है बड़ी मैटर करती है, आपके स्ट्रेटेजिक फिट को, आपकी कॉस्ट को बढ़ा देती है। कि आपने तो कहा था कि चलो यार मेरी चीज सेल हो जाएगी तो फिर मैं फलाना काम करूंगा, वो सेल हो गया, आपने काम कर लिया, लेकिन सेल होने के बाद कस्टमर कहेगा नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे वापस कर दे। अब आपकी पॉलिसी है कि रिटर्न करते हैं, या आप वारंटी दी होती है कि 1 साल के अंदर जो है मैं ये काम करूंगा, वो लेकिन वारंटी पे ज्यादा नुकसान नहीं होता। नहीं बच्चे, ये तो वो जो होता है ना छोटा मोटा जो सेलर होता है, जो छोटे दुकानदार होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, नहीं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटते। उन्हें पता होता है कि आपका जो अगर रिटर्न नहीं करेंगे ना, कस्टमर का एक नेगेटिव फीडबैक आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। तो लोकल जो है वो तो करते हैं, लोकल को तो फिर आप काउंट ही ना करें ना, लोकल तो फिर दिहाड़ीदार लोग होते हैं, उन्होंने फिर जो दिहाड़ीदार बंदे ने जो काम करना है उसने वही करना है। तो ये आपकी सप्लाई चेन कॉस्ट है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आपसे पूछा जाए कि सप्लाई चेन की कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? सिंपल, यही जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर रहे हैं, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप जो है वो सप्लाई चेन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर कोई सवाल आपके माइंड में है तो पूछिए, अदरवाइज फिर अभी 5 मिनट पड़े, हम थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं।
चले, कोई क्वेश्चन नहीं, फिर बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अब आप लोग करें 5 मिनट वेट, 5 से 10 मिनट, और 12:15 पे इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे। और अगली क्लास है कौन सी हमारी? नेक्स्ट क्लास जीएससी की है, ठीक है। चले आप लोग रेडी हो जाए, फिर उसको उसमें मिलते हैं।